हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन के बारे में। एविडेंस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 3 में। फटाफट आप सेक्शन 3 देखेंगे तो आप देखेंगे कि केवल ओरल एविडेंस की बात की गई है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है। कोर्ट जो अपना डिसीजन देता है वो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा भी कुछ कंसीडर करता है, जैसे कि मैटर्स बिफोर द कोर्ट, जैसे कि कोई क्राइम हुआ, क्राइम सीन से कोई वेपन मिला या कोई भी चीज और बरामद हुई, कोई भी चीज है जो कि फिजिकल मैटर है वो कोर्ट के सामने आता है तो उसे भी तो कोर्ट कंसीडर करता है, पर उसे एविडेंस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। कोर्ट का जो फैसला होता है, जब वो किसी चीज को प्रूव मान लेता है, डिसप्रूव मानता है, तो वो किन किन चीजों को कंसीडर करता है? एक तो एविडेंसेस को, एविडेंसेस में केवल ओरल और डॉक्यूमेंट्री को रखा गया। क्यों, अभी बताते हैं। और मैटर बिफोर द कोर्ट भी कोर्ट देखता है, जो कि प्रोविजो टू सेक्शन 60 में दिया हुआ है, देख सकते हैं एक बार। और जो भाव भंगिमाएं डिमिनियर होती हैं विटनेसेस की या पार्टीज की, उनको भी कंसीडर किया जाता है। ये जो होते हैं मैटर, इनको इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया डेफिनेशन में? इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि जब ये जो चीजें होती हैं ये नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। जैसे एक कोई कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, उसमें जो जो चीजें आई वो अपने आप बन गई, जो सबूत होते हैं, तो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। इसलिए इसको स्ट्रिक्ट टेस्ट से होकर के गुजरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट इन्हें इंस्पेक्ट कर सकता है और अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है। जबकि ओरल एविडेंस यानी कि विटनेसेस जो स्टेटमेंट देते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो होते हैं, ये फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं, ये मैन मेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओरल एविडेंसेस भी इंसान अपनी मनमर्जी से स्टेटमेंट देता है, तो इनको स्ट्रिक्ट टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसलिए इनको एविडेंस की परिभाषा में रखा गया। ओरल एविडेंस क्या होता है? जब कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर उसको कोर्ट एक बारी इवेल्युएट करता है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कि क्या सत्यता है। उस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ओरल एविडेंस माना जाता है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, जैसा कि दिया हुआ है डेफिनेशन में। इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट टेस्ट के से बाहर रखा गया, तो इसे एविडेंस की परिभाषा में नहीं रखा गया। चलिए अब देखते हैं कि ओरल एविडेंस की क्या डेफिनेशन दी हुई है। ओरल एविडेंस आप खोलेंगे सेक्शन 3 में, होता है स्टेटमेंट्स होते हैं। हम इसे पॉइंट वाइज लिखते हैं क्योंकि रिटन फॉर्म में तो आपके पास है ही, हम इन्हें पॉइंट वाइज लिखेंगे। एविडेंस की पेन हमारा नहीं चल रहा था तो पेन हो गया चेंज। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं एविडेंस। फिर होता है, फिर आप देखेंगे ऑल स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट्स, या तो कोर्ट परमिट करे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिए जाते हैं? विटनेसेस के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें सेक्शन 119 को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि रेड विद आप कर सकते हैं, रेड विद सेक्शन 119 में क्या है? डम विटनेसेस हैं। डम विटनेसेस के क्या जेस्चर्स वगैरह होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो जिस भी प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं, उनकी बात को भी स्टेटमेंट माना जाएगा, ओरल स्टेटमेंट माना जाएगा। तो एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। कोर्ट परमिट्स, ठीक बात है, कोर्ट परमिट कर सकता है या कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, रिक्वायर और रिक्वायर्स। तो ये रिक्वायर कहाँ करता है?
ये आपको मिलेगा सेक्शन 165 में। देखिए कि कोर्ट के पास पावर होती है, या तो वो कोई भी चीज के प्रोडक्शन के लिए कह सकता है, या किसी से स्टेटमेंट ले सकता है, कोई विटनेसेस से, पार्टी से, कुछ भी वो मांग सकता है। तो या तो कोर्ट रिक्वायर करे या कोर्ट परमिट करे ऐसा स्टेटमेंट बाय विटनेस, ठीक है, ये होता है। फिर अगली बात आती है इसमें मेड बिफोर द कोर्ट। ठीक बात है, कोर्ट के सामने ही किया जाना चाहिए, बाहर कही गई बात को नहीं कोर्ट कंसीडर करेगा। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो ये क्या है कि इधर उधर की चीजें नहीं, जो कि अलाउड होती हैं प्रूव करना, उसी संदर्भ में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विटनेस से, तो वो ही चीजें अलाउड होंगी जो कि जैसे कि फैक्ट एंड इशू है, यह आप जानते हैं रेलिवेंट फैक्ट है, सेक्शन ये सब 5 से लेकर के 55 तक जितनी भी चीजें अलाउड हैं उस बारे में जो भी कुछ पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट हमारा एविडेंस कहलाएगा, ओरल एविडेंस। अच्छा, क्या क्या पूछा जाता है विटनेस से? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछा जाता है। इंट्रोडक्टरी तो क्या वो हुआ, वो एविडेंस में माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी नहीं है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम एविडेंस में नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर जो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी वो पूछा जाएगा वो तो हम इंक्लूड करेंगे। फिर एक और चीज विटनेस से पूछी जाती है, और विटनेस से क्वेश्चंस किए जाते हैं टू शेक और ब्रीच हिज क्रेडिबिलिटी। उसकी सत्यता को परखने के लिए जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी एविडेंस में नहीं इंक्लूड होंगे, क्योंकि दोज क्वेश्चंस आर नॉट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो केवल जो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी है उसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट विटनेस देता है, जिसे कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है, और जो कोर्ट के सामने किया जाता है वो हो जाता है ओरल एविडेंस। ठीक है, इसमें एक चीज आप और समझ सकते हैं, आपको डेफिनेशन में तो नहीं मिलेगा, डेफिनेशन में स्टेटमेंट दिया कि विटनेस जो स्टेटमेंट देता है, ठीक है, पार्टीज के स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा, विटनेस के स्टेटमेंट को क्यों माना जाता है? क्योंकि उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है कि उसे क्रॉस एग्जामिन करने के बाद ही किया जाएगा, लेकिन बिना क्रॉस एग्जामिन हुए वो स्टेटमेंट को एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि बुक में आपकी डेफिनेशन पार्ट में क्लियरली मेंशन नहीं है। बस अब इसके बाद बचता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स, जो ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो भी कुछ लिखा, आपने डेफिनेशन में देखा होगा, जो भी कुछ लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उभरा हुआ है। लेकिन इसकी डेफिनेशन में आप एक चीज और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आप इसके साथ ही समझ लीजिएगा। पहले ये देख लेते हैं, सभी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो इंक्लूड होंगे ही, जो कि कोर्ट इंस्पेक्ट करता है। ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट बनाने के रीजन से, के पर्पस से, उस इंटेंशन से क्रिएट किए जाते हैं, वो ही डॉक्यूमेंट होते हैं। जो अनजाने में या बिना इस पर्पस के कि ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई चीज कहीं पे रिकॉर्ड हो जाए तो उसे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं माना जाता है। ये आप डॉक्यूमेंट की जब डेफिनेशन देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज। वो वर्ड जो आया ना एक छोटा सा, इंटेंडेड टू बी यूज्ड,
कि जहां पे ये इंटेंशन रही हो कि हम इसे डॉक्यूमेंट की तरह यूज करेंगे वो ही डॉक्यूमेंट होंगे। बाकी तो सारा ही देखने में लगता है जो भी लिखा है वो डॉक्यूमेंट है, पर एक ये खास चीज थी कि इंटेंशन है और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। तो जो भी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस पर्पस से रिकॉर्ड करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बनेगा तो ही वो डॉक्यूमेंट होता है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। सेक्शन 165 में कोर्ट रिक्वायर करता है स्टेटमेंट्स में 119 को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि डम विटनेसेस के वहीं से स्टेटमेंट्स आएंगे। और डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंसेस के अलावा कोर्ट क्या कंसीडर करती है, मैटर बिफोर इट अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 60। होप आपको पसंद आया होगा एविडेंस के बारे में, एविडेंस एक्ट में एविडेंस किसे कहते हैं ये समझ के आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।